वेलकम टू दी आरपी क्लासेस। लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने अनुच्छेद 243H जिसमें पंचायतों के द्वारा कर अधिरोपित करने की शक्ति तथा पंचायत की निधियों के बारे में बताया गया था, जिसमें जब धारा 64 में बता रहा था तब मैंने बताया था कि पंचायतों को अनुदान देने की प्रावधान किया गया है। किसमें? पंचायती राज अधिनियम 1993 की धारा 64 में यह प्रावधान किया गया है कि जो पंचायती राज संस्थाएं हैं उनको क्या दिया जाएगा? अनुदान दिया जाएगा। ठीक है, और ये अनुदान किसके द्वारा दिया जाएगा? तो राज्य सरकार के द्वारा दिया जाएगा। और किसकी सिफारिश पर दिया जाएगा? तो इसी राज्य वित्त आयोग की सिफारिश पर क्या किया जाता है? जो आपके स्थानीय निकाय हैं, जो पंचायती राज संस्थाएं हैं, इनको क्या दिया जाता है? इनको अनुदान दिया जाता है। तो धारा 64 में बताया गया है आपका राज्य वित्त आयोग के बारे में। ठीक है, तो आखिर ये राज्य वित्त आयोग होता क्या है, इसके बारे में हम लोग जानते हैं पहले थोड़ा सा। जैसे जो संविधान है, संविधान का अनुच्छेद है, कौन सा? संविधान का आर्टिकल है 280। ठीक है, अनुच्छेद 280 में इसमें क्या बताया गया है? जो केंद्रीय वित्त आयोग के बारे में बताया गया है। इसके बारे में बताया गया है आपका केंद्रीय वित्त आयोग। ठीक है, फाइनेंस कमीशन के बारे में बताया गया है आपका अनुच्छेद 280 में। ये क्या करता है? कोई भी टैक्स का पैसा है वो सीधा सेंट्रल गवर्नमेंट के पास अगर होता है तो क्या करता है? उसमें राज्यों के हिस्से बताए जाते हैं कि राज्यों को कितना हिस्सा मिलना चाहिए। इसके लिए सिफारिश कौन करता है? तो केंद्रीय वित्त आयोग करता है। ठीक है, तो केंद्र सरकार और राज्य सरकार के बीच करों का बंटवारा किसकी सिफारिश पर होता है? तो केंद्रीय वित्त आयोग की सिफारिश पर होता है। इसी प्रकार संविधान में यह भी व्यवस्था कर दिया गया है कि जो राज्य सरकार है और जो स्थानीय निकाय है, स्थानीय निकाय कहने का मतलब है आपका पंचायती राज संस्थाएं या जो नगरीय निकाय है, इन संस्थाओं को वित्त का क्या करने के लिए? अनुदान करने के लिए एक संस्था की व्यवस्था की गई है। इसको क्या बोला जाता है? राज्य वित्त आयोग। इसी केंद्रीय वित्त आयोग के तर्ज पर राज्य वित्त आयोग का प्रावधान किया गया है। तो चलिए देखते हैं अब हम लोग राज्य वित्त आयोग के बारे में। ठीक है, चलिए, तो मैंने जब सेकेंड या थर्ड क्लास था उसमें बताया था, क्या बताया था कि पंचायती राज संस्थाओं की स्थापना के लिए कई समितियों ने अपनी सिफारिशें दी थी। इन्हीं सिफारिशों के क्रम में एक समिति था आपका पी.के. थुंगन समिति। कौन थे आपके? पी.के. थुंगन समिति। ठीक है, पी.के. थुंगन समिति। पी.के. थुंगन समिति ने ही राज्य वित्त आयोग की स्थापना की सिफारिश की थी। राज्य वित्त आयोग, राज्य वित्त आयोग की स्थापना की सिफारिश किसके द्वारा किया गया था? तो पी.के. थुंगन। इंपॉर्टेंट है ना, याद रखना। अब इनके द्वारा अगर सिफारिश की गई थी तो इन्हीं की सिफारिश, इसके बाद जब बाद में और भी आए थे, गॉडगिल समिति मेन वो था, लेकिन जो पहली बार क्या किए थे? पी.के. थुंगन समिति के द्वारा राज्य वित्त आयोग की स्थापना की सिफारिश की गई थी। इन्हीं समिति के सिफारिश पर अब जब 73वां संविधान संशोधन अधिनियम लागू हुआ, कौन सा आपका? 73rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1992। जब 73वां संविधान संशोधन अधिनियम 1992 क्या किया गया? आया, तब इसमें क्या किया गया था? राज्य वित्त आयोग की व्यवस्था कर दी गई थी। ठीक है, किसमें है? तो संविधान के अनुच्छेद, देखो अब इसमें किसमें है? तो देखो 73वां संविधान संशोधन है, तो अब संविधान में कुछ अमेंडमेंट हुआ है, कुछ संशोधन हुआ है। तो जो 73वें संविधान संशोधन के तहत जो राज्य वित्त आयोग है, इसको ना दो जगह, ठीक है, एक तो 73वां संविधान संशोधन हो गया और एक आपका 74वां संविधान संशोधन। ठीक, एक 73वां संविधान संशोधन। तो देखो 73वें संविधान संशोधन अधिनियम में आपका जो पंचायती राज संस्थाओं से संबंधित व्यवस्था किया गया था, इसमें क्या है आपका? जो अनुच्छेद 243I, ठीक है, ये किसके लिए है आपका? पंचायतों के लिए। इंपॉर्टेंट है ना, आर्टिकल याद रखना, पंचायतों के लिए। और वही 74वें संविधान संशोधन अधिनियम में अनुच्छेद 243Y, किसमें? अनुच्छेद 243Y, इसमें क्या किया गया है? नगरीय निकायों के लिए, नगरीय निकायों के लिए फाइनेंस कमीशन। ठीक है, ये तो दो अनुच्छेद याद रखना, एक अनुच्छेद 243I और अनुच्छेद 243Y। अगर मैं नगरीय निकाय पढ़ाऊंगा ना तब मैं राज्य वित्त आयोग के बारे में नहीं पढ़ाऊंगा क्योंकि सेम ही होगा। ठीक है, तो यहीं पे राज्य वित्त आयोग के बारे में आप कंफर्म और अच्छे से याद कर लीजिएगा। 73वां संविधान संशोधन 1992 में अनुच्छेद 243I पंचायतों के लिए, वहीं 74वां संविधान संशोधन अधिनियम 1992 में अनुच्छेद 243Y में नगरीय निकायों के लिए राज्य वित्त आयोग के प्रावधान किया गया है।
ठीक है, तो ये सारी बातें याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक, चलिए तो अब देखते हैं हम लोग राज्य वित्त आयोग के बारे में। ये तो आपको पता चल गया कि क्या है, ठीक है, इसका उद्देश्य देखते हैं। ठीक है, इसका उद्देश्य क्या है, तो इसका उद्देश्य देखते हैं, राज्य वित्त आयोग की स्थापना का उद्देश्य। देखो, जैसे केंद्र में जो केंद्रीय वित्त आयोग है वो क्या करती है, तो राज्य और केंद्र के बीच जो कर है उसका क्या करती है, बंटवारे का सिफारिश करती है। केंद्र सरकार को राज्य को अनुदान देने की सिफारिश करती है। क्यों करती है, तो राज्य को आर्थिक रूप से क्या बनाया जाए, सक्षम बनाया जा सके। उसी प्रकार इसका उद्देश्य क्या होगा, जो स्थानीय निकाय है, स्थानीय निकाय कहने का मतलब पंचायतें, ग्राम पंचायतें, जनपद पंचायतें या नगरीय निकाय, ठीक है, इन सबको क्या बनाना है, आर्थिक रूप से सक्षम बनाना। तो राज्य वित्त आयोग की स्थापना का उद्देश्य क्या है, ठीक, इसकी स्थापना का उद्देश्य। अच्छा, स्थापना के उद्देश्य से पहले इसकी स्थापना कब हुई थी ये जान लीजिए। स्थापना देखो, प्रावधान कहाँ पे किया गया है, प्रावधान किया गया है आपका अनुच्छेद 243 आई में पंचायतों के लिए, अनुच्छेद 243 वाई में नगरीय निकायों के लिए। वही इसकी स्थापना हुई थी आपका 1 नवंबर सन 2000 को। इंपॉर्टेंट डेट है, बहुत इंपॉर्टेंट डेट है, याद रखना। कई बार इस तरीके से क्वेश्चन पूछा जाता है कि जो छत्तीसगढ़ में जनरल आयोग है उन सब की स्थापना से संबंधित डेट, पूरा डेट याद होना चाहिए, ना कि सन, पूरा डेट। तो ये कब हुआ था, जो राज्य की स्थापना कब हुई थी, राज्य की स्थापना 1 नवंबर सन 2000 को हुई थी और इसी दिन से ही राज्य वित्त आयोग की स्थापना कर दी गई थी। ठीक है, इंपॉर्टेंट है। स्थापना कब हुई है, तो 1 नवंबर 2000, ठीक, स्थापना 1 नवंबर 2000। ठीक है, अब इसका उद्देश्य क्या है, तो इसका उद्देश्य है आपका किसको, पंचायती राज संस्थाओं को, या तो मैं बोलूं पंचायती राज संस्थाओं को या स्थानीय निकाय को। ठीक है, इसका उद्देश्य क्या है, पंचायती राज या नगरीय निकायों को आर्थिक रूप से सक्षम बनाना, आर्थिक रूप से सक्षम बनाना। ठीक है, आर्थिक रूप से सक्षम बनाना है, वित्तीय सशक्त बनाना है, ये भी बोल सकते हो आप, वित्तीय सशक्त बनाना। ठीक, ये क्या है आपका राज्य वित्त आयोग की स्थापना का उद्देश्य है। ठीक, राज्य वित्त आयोग की स्थापना कब हुआ, तो 1 नवंबर सन 2000 को। इसका उद्देश्य है स्थानीय निकायों यानी कि पंचायती राज संस्थाओं और नगरीय निकायों को वित्तीय आर्थिक रूप से सक्षम बनाना। ठीक है, तो ये सब हो गया आपका थोड़ा सा राज्य वित्त आयोग की स्थापना और उसके उद्देश्य के बारे में। अब हम लोग राज्य वित्त आयोग की संरचना देखते हैं। ठीक है, इसको मिटाता हूं मैं। पीके थुंगन समिति की सिफारिश पर राज्य वित्त आयोग की स्थापना किया गया था। 73वें संविधान संशोधन अधिनियम 1992 के तहत अनुच्छेद 243 को शामिल किया गया और पंचायतों के लिए वित्त आयोग की व्यवस्था की गई। वहीं 74वें संविधान संशोधन 1992 में अनुच्छेद 243 वाई में नगरीय निकायों के लिए क्या किया गया है, आपका स्टेट फाइनेंस कमीशन की स्थापना की गई है। ठीक है, चलिए अब हम लोग क्या करते हैं, इसकी संरचना के बारे में देखते हैं। राज्य वित्त आयोग, इसकी संरचना। तो देखो, राज्य वित्त आयोग ना एक द्विसदस्यीय, मतलब इसमें 2 सदस्य होते हैं, एक द्विसदस्यीय संरचना होती है। अब 2 सदस्य है तो एक क्या होगा, इसमें एक अध्यक्ष होता है और एक जो है सदस्य होता है। ठीक है, और इसकी स्थापना किसके द्वारा की जाती है, तो इसकी स्थापना राज्य सरकार बोलता हूं, राज्यपाल द्वारा किया जाता है। ठीक है, चलिए अब देखते हैं। चलो पहला पॉइंट हम लोग देखते हैं, स्थापना। ठीक, स्थापना कब स्थापना हुआ था, तो 1 नवंबर सन 2000 को। ठीक है, इसका उद्देश्य क्या था, इसका उद्देश्य है स्थानीय निकायों को क्या करना, वित्तीय सक्षम बनाना। ठीक है, वित्तीय सक्षम बनाना। ठीक है, वित्तीय सक्षम बनाना इसका उद्देश्य है। अब इसकी स्थापना कब किया गया है, 1 नवंबर 2000 को। तो किनके द्वारा किया गया है, किनके द्वारा, तो इनकी जो गठन है, मतलब गठन किनके द्वारा किया जाता है, तो इंपॉर्टेंट है राज्यपाल द्वारा। ठीक है, किसके द्वारा गठन किया जाता है, राज्यपाल द्वारा राज्य वित्त आयोग के गठन का प्रावधान है। और यह प्रावधान किसमें कर दिया गया है, इसका प्रावधान 73वें संविधान संशोधन अधिनियम में भी किया गया है। किसमें किया गया है, प्रावधान कहाँ है इसका, प्रावधान है आपका जो
73rd और 74th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1992 में। और 2 अनुच्छेद है आपका, कौन कौन से अनुच्छेद है? 243I और क्या है आपका 243Y। ठीक है, इसमें क्या है आपका राज्यपाल के द्वारा राज्य वित्त आयोग की स्थापना का प्रावधान किया गया है 73वें और 74वें संविधान संशोधन के तहत। ठीक है, अब इसकी संरचना देखते हैं। क्या देखते हैं हम? संरचना। तो राज्य वित्त आयोग ना द्विसदस्यीय संरचना होती है, द्विसदस्यीय। ठीक है, द्विसदस्यीय होती है, मतलब इसमें कितने होते हैं? राज्य वित्त आयोग में 2 सदस्य होते हैं। 2 सदस्य कौन कौन से? तो एक आपका अध्यक्ष, ठीक, और एक होगा आपका सदस्य। ठीक है, एक अध्यक्ष होता है और एक सदस्य होता है। द्विसदस्यीय संरचना है और इनकी नियुक्ति किनके द्वारा की जाती है? इंपॉर्टेंट है, इनकी नियुक्ति की जाती है आपका राज्यपाल के द्वारा। किसके सिफारिश पर? तो राज्य मंत्रिमंडल, राज्य मंत्री परिषद या मंडल बोलो, राज्य मंत्री परिषद की सलाह पर, राज्य मंत्री परिषद की सलाह पर, इंपॉर्टेंट है, राज्यपाल द्वारा। राज्य मंत्री परिषद की सलाह पर किसके द्वारा की जाती है? तो राज्यपाल के द्वारा। ठीक है, इतना सारा फैक्ट याद रखते चलिए। ठीक है, अब देखते हैं अभी तक इनकी संरचना में कौन कौन अध्यक्ष हुए हैं और कौन कौन सदस्य हुए हैं, इसके बारे में हम लोग देखते हैं। ठीक है, चलिए एक और मार्कर। देखो, अब अभी तक ना 4 अध्यक्ष 4 सदस्य हुए हैं। ठीक है, कितने? 4 बार। इनका जो कार्यकाल होता है ना, टेन्योर भी बता देता हूं मैं साइड में। इनका कार्यकाल जो है, कहाँ पे लिखूं? यहाँ पे लिख देता हूँ, चलो बाद में बताता हूँ। कार्यकाल होता है 5 साल का। ठीक है, चलो अब देखते हैं हम लोग अध्यक्ष सदस्य। ठीक है, इधर लिखो, मैं थोड़ा सा इधर लिख देता हूँ क्रमांक और यहाँ पे लिख देता हूँ गठन। ठीक है, तो देखो अभी तक कितने हुए हैं? 4। प्रथम, द्वितीय, तृतीय और चतुर्थ। ठीक है, पहले, दूसरे, तीसरे और चौथे। अभी तक कितने? 4 अध्यक्ष हुए हैं किसके? राज्य वित्त आयोग के। देखो इसका गठन कब किया गया था, ये देखते हैं हम लोग। गठन हुआ था आपका पहला 2003 में, मतलब पहले अध्यक्ष बने थे आपके 2003 में, फिर उसके बाद 2011 में, फिर उसके बाद 2016 में, और उसके बाद याद रखना अभी बने हैं 30 जुलाई 2022 को। इंपॉर्टेंट डेट है या इंपॉर्टेंट है, याद रखना। पहला क्या है? सॉरी 22 लिख दिया, 30 जुलाई 2021 को। ठीक है, 2003, 2011, 2016 और 30 जुलाई 2021 को अभी जो वर्तमान बने हैं। ठीक, इनका नाम देखिए। अब एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है कि राज्य वित्त आयोग के पहले अध्यक्ष कौन थे। ठीक है, राज्य वित्त आयोग के पहले अध्यक्ष कौन थे? तो ये याद रखिएगा, हमारे जो वर्तमान में पंचायत मंत्री, सॉरी अब पंचायत मिनिस्टर नहीं रहे, उन्होंने अपने पद से क्या कर दिया गया है? इस्तीफा दे दिया है। और उनका नाम क्या है आपका? TS सिंहदेव। कौन थे आपके? TS सिंहदेव। ये थे हमारे राज्य वित्त आयोग के पहले अध्यक्ष। बहुत इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन पूछ सकता है कि राज्य वित्त आयोग, छत्तीसगढ़ राज्य वित्त आयोग के पहले अध्यक्ष कौन थे? तो पहले अध्यक्ष थे आपके TS सिंहदेव। ठीक, TS सिंहदेव, ये याद रखना। अब इनके बाद ही ना, इसी दौरान एक दूसरे तो नहीं बोलूंगा, लेकिन इनके ही बाद एक और आए थे, उनका नाम था वीरेंद्र पांडे। कौन थे आपके? वीरेंद्र पांडे। याद रखना, TS सिंहदेव, और जब उनके साथ ही थे कौन? आपके वीरेंद्र पांडे। लेकिन अगर क्वेश्चन पूछा गया है कि राज्य वित्त आयोग के पहले अध्यक्ष कौन थे, तो TS सिंहदेव थे। बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखना। ठीक, दूसरा जो है राज्य वित्त आयोग के आपके अध्यक्ष बने थे TS सिंहदेव हो गया। दूसरा याद रखना, जो द्वितीय थे, अजय चंद्राकर। अजय एक मिनट, दूसरा थे आपके अजय चंद्राकर। ठीक, पहले कौन थे आपके? TS सिंहदेव, दूसरे थे अजय चंद्राकर, तीसरे हैं आपके अजय चंद्राकर हो गया, तीसरे हैं आपके चंद्रशेखर। ये आपके कौन थे? आपके ये हैं तीसरे अध्यक्ष और अभी वर्तमान में है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, सर्जियस मिंज।
ठीक, बहुत इंपॉर्टेंट है। सर्जियस मीन्स वर्तमान में जो राज्य वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन है, चौथे नंबर के हैं। 30 जुलाई 2021 को क्या हुए हैं, नियुक्त हुए हैं। किसके द्वारा नियुक्त हुए होंगे, तो राज्य के मंत्रिपरिषद की सलाह पर राज्यपाल के द्वारा 30 जुलाई 2021 को सर्जियस मिंज देश के राज्य के चौथे वित्त आयोग हैं। ठीक है, इंपॉर्टेंट है, याद रखना। ठीक है, अब इनके सदस्यों को देख लेते हैं। इंपॉर्टेंट नहीं है, अभी तक क्वेश्चन नहीं पूछा गया है और पूछने की भी संभावना कम है, लेकिन फिर भी याद रखना इसके जो सदस्य लोग थे। जब टीएस देव थे तब थे आपके पारस। ठीक, कौन थे आपके, पारस, इनका नाम था। इंपॉर्टेंट उतना नहीं है, ये आपके पारस थे। अजय चंद्राकर थे तब जो सदस्य थे, मतलब 2011 में, उनका नाम था, ये हो गए पारस, उनका नाम था आपका आलोक, कहाँ पे, यहाँ पे आएगा। ठीक है, अशोक। ठीक, ये आपके पारस, अशोक, और इनका नाम क्या था, एक मिनट, इनका अशोक। ठीक, ये इनका नाम क्या है आपका, पासर लिख दिया था क्या, पारस। ठीक, फिर ये थे आपके अशोक, और जब तृतीय थे 2016 में अजय चंद्राकर थे, तब उनका नाम था नरेश। क्या नाम था आपका, नरेश। तो और अभी वर्तमान में ये पद खाली है। ठीक है, तो ये आप याद रखना राज्य वित्त आयोग के बारे में। ठीक है, राज्य वित्त आयोग का स्थापना कब हुआ था, तो 1 नवंबर सन 2000 को। उद्देश्य है स्थानीय निकायों को वित्तीय अनुदान देने के लिए राज्य सरकार को सिफारिश करना। इनके द्वारा इनका स्थापना किया गया है, तो राज्यपाल के द्वारा। इसका प्रावधान कहाँ पे किया गया है, तो संविधान के अनुच्छेद 243 आई में ग्राम पंचायतों या पंचायतों के लिए, और 243 वाई में किसके लिए है, नगरीय निकायों के लिए राज्य वित्त आयोग की स्थापना का प्रावधान किया गया है। इसकी संरचना में द्विसंरचना होती है। ठीक, एक अध्यक्ष होता है, एक सदस्य होता है। ठीक है, और इसका जो गठन है, मतलब अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति कौन करता है, तो ये इसकी नियुक्ति राज्य मंत्रिपरिषद की सलाह पर राज्यपाल द्वारा किया जाता है। ठीक है, और ये क्या थे आपके अध्यक्ष और उपाध्यक्ष के बारे में मैंने बता दिया था। पहले सबसे पहले कौन थे, अभी टीएस सिंहदेव थे। ठीक, फिर अजय चंद्राकर, चंद्रशेखर, और उसके बाद सर्जियस मिंज। क्रम भी याद रखना ना, आजकल इस तरीके के क्वेश्चन पूछते हैं कि लाइन से ऐसे जमा दिया रहेगा कि राज्य वित्त आयोग के जो अध्यक्ष थे उनका सही क्रम है करके। तो याद रखना, सबसे पहले आपके टीएस सिंहदेव थे, फिर उसके बाद वीरेंद्र पांडे आए, फिर अजय चंद्राकर जी आए, फिर चंद्रशेखर, और उसके बाद अभी वर्तमान में है आपके चौथे नंबर के सर्जियस मिंज। ठीक है, और अगर उनके सदस्यों के बारे में देखा जाए तो पारस, अशोक और नरेश। ठीक है, और अभी वर्तमान में ये पद खाली है। ठीक है, अभी जब भी होगा अपडेट मैं उस पर बता दूंगा। ठीक, आप टेलीग्राम पे आरपी क्लासेस बिलासपुर करके टेलीग्राम पे वहाँ ज्वाइन हो सकते हैं। वहाँ पे मैं डेली करंट अफेयर से रिलेटेड क्या है क्वेश्चंस भेजते रहता हूँ। ठीक, तो ये हो गया आपका राज्य वित्त आयोग, और एक और बताने वाला था क्या, कार्यकाल। ठीक, कार्यकाल, तो राज्य वित्त आयोग का कार्यकाल कितना होता है, तो ये 5 वर्ष के लिए होता है। ठीक, राज्य वित्त आयोग का कार्यकाल 5 वर्ष के लिए होता है। ठीक है, तो ये रहा आपका राज्य वित्त आयोग। अच्छा, एक और चीज बता देता हूं कि राज्य वित्त आयोग के कार्य क्या क्या हैं, यहां पे बता देता हूं। ठीक, इनके कार्य क्या क्या हैं, 6वां पॉइंट है कार्य। ठीक, इनके क्या क्या कार्य हैं, तो सबसे पहला इनका कार्य है राज्य की आर्थिक स्थिति की समीक्षा करना। जैसे केंद्रीय वित्त आयोग क्या करता है, देश की आर्थिक स्थिति की समीक्षा करता है, वैसे ही राज्य वित्त आयोग का पहला काम क्या है, पहला नहीं अब काम है वो, मैं बस सीक्वेंस में याद रखने के लिए 1 2 3 ऐसा नंबरिंग कर देता हूं। ठीक है, तो राज्य वित्त आयोग का काम क्या है, राज्य वित्त आयोग का कार्य है राज्य की आर्थिक स्थिति, राज्य के आर्थिक स्थिति की समीक्षा, राज्य के आर्थिक स्थिति की समीक्षा करना। ठीक है, अब समीक्षा कर लिया। ठीक है, अब समीक्षा कर लिया और सपोज उसको कुछ अब पता चला होगा, तो क्या करेगा, राज्य सरकार को सुझाव देगा कि आपको ये करना चाहिए ताकि राज्य की आर्थिक स्थिति क्या हो, सुधर जाए। तो क्या करेगा, आर्थिक स्थिति में सुधार के, आर्थिक स्थिति में आर्थिक स्थिति में सुधार के लिए क्या करेगा, उपाय देगा। किसको देगा, तो राज्य सरकार को, स्टेट गवर्नमेंट को। ठीक है, स्टेट गवर्नमेंट को क्या करेगा, आर्थिक स्थिति में सुधार के उपाय देगा। ठीक है, और तीसरा याद रखना, इसकी तीसरा काम क्या है कि राज्य और क्या है आपका, राज्य और स्थानीय, राज्य और स्थानीय निकायों, राज्य और स्थानीय निकायों के
मध्य क्या करेगा, करों का बंटवारा, या इसी को क्या बोलेंगे, अनुदान। अनुदान की सिफारिश। अनुदान की सिफारिश कौन करता है, तो राज्य वित्त आयोग द्वारा स्थानीय निकायों और राज्य सरकार को अनुदान की सिफारिश कौन करता है, तो राज्य वित्त आयोग करता है। एक और पॉइंट याद रखिएगा, चौथा करके इधर ऊपर लिख देता हूं, जगह नहीं है। चौथा पॉइंट ये याद रखना, इसके अतिरिक्त ना राज्यपाल के द्वारा जो भी काम राज्य वित्त आयोग को सौंपा जाएगा वो उसका कर्तव्य होगा। ठीक है, इसके अतिरिक्त क्या होगा, राज्यपाल द्वारा सौंपे गए अन्य कर्तव्य। ठीक है, राज्यपाल द्वारा सौंपे गए अन्य कर्तव्य। तो ये क्या है, आपका कंप्लीट राज्य वित्त आयोग के बारे में हम लोगों ने पढ़ लिया। इसकी स्थापना कब हुई, सबसे पहले हम लोगों ने देखा कि पीके थुंगन समिति के सिफारिश पर, पीके थुंगन समिति के सिफारिश पर जो 73वें और 74वें संविधान संशोधन अधिनियम है, उसमें क्या किया गया है कि राज्य वित्त आयोग की स्थापना का प्रावधान किया गया है, जिसमें संविधान के अनुच्छेद 243 आई में किसके बारे में, पंचायतों के लिए राज्य वित्त आयोग, वहीं संविधान के अनुच्छेद 243 वाई में नगरीय निकायों के लिए राज्य वित्त आयोग की व्यवस्था की गई है। ठीक है, इसी के मद्देनजर जब राज्य का गठन हुआ, राज्य का गठन कब हुआ, तो 1 नवंबर सन 2000 को, उसी डेट से राज्य में वित्त आयोग की स्थापना कर दी गई। ठीक है, राज्य वित्त आयोग की स्थापना कर दी गई 1 नवंबर 2000 से। इसका उद्देश्य क्या था, तो स्थानीय निकायों को वित्तीय रूप से सक्षम बनाने के लिए राज्य सरकार को उनको अनुदान की सिफारिश करना, करों में जो स्थानीय निकाय है उनके हिस्सों के बारे में बताया गया है। ठीक, अब इसकी स्थापना तो कर दी गई, तो राज्य वित्त आयोग की स्थापना किसके द्वारा की जाएगी, इसका भी प्रावधान किसमें किया गया है, तो संविधान में ही कर दिया गया है। 73वें संविधान के तहत के राज्य मंत्रिमंडल की सिफारिश पर राज्यपाल, किसके द्वारा, राज्य मंत्रिमंडल के सिफारिश पर राज्यपाल के द्वारा राज्य वित्त आयोग का गठन किया जाना चाहिए या किया जाएगा। ठीक है, फिर इसके बाद हम लोगों ने इसकी संरचना के बारे में देखा। संरचना द्विसंरचनीय होती है, उसके अध्यक्ष सदस्य के बारे में देखे। ठीक है, इनका कार्यकाल कितना होता है, इनका कार्यकाल होता है आपका 5 वर्षों का। उसके बाद हम लोगों ने राज्य वित्त आयोग के कर्तव्य के बारे में देख लिया। ठीक है, तो लेक्चर काफी छोटा है, लेकिन चलिए चलो एक और चीज बता देता हूँ। इसके बाद जो अगला अनुच्छेद है उसके बारे में हम लोग देखते हैं। अनुच्छेद 243 कौन सा हो गया, आई हो गया, उसके बाद है आपका जे। ठीक है, चलो उसको भी देख लेते हैं। लेक्चर थोड़ा छोटा है, आराम से धीरे धीरे। इसके बाद ना आपका राज्य निर्वाचन आयोग बच जाएगा। ठीक, राज्य निर्वाचन आयोग, फिर उसके बाद हम लोग पंचायतों राज्य निर्वाचन आयोग पढ़ेंगे ना, उसी में हम लोग पूरे चुनाव की प्रक्रिया, ठीक है, हर चीज़ को देखेंगे कि ग्राम पंचायत में कैसे चुनाव होता है, कैसे अधिसूचना जारी होता है, अधिसूचना जारी होने के कितने दिनों के बाद चुनाव होते हैं, कैसे मतगणना होता है और उसके बाद जैसे क्या बोलते हैं उसको, चुनाव चिन्ह किस प्रकार से आवंटित होते हैं, इन सब के बारे में हम लोग देखेंगे। फिर उसके बाद एक राज्य निर्वाचन आयोग, राज्य निर्वाचन आयोग के बाद आपका क्या बच जाएगा, हाँ उसके बाद जो है पंचायत में जो पदाधिकारी होते हैं ना, उनके जो सम्मेलन होते हैं उसके बारे में देखेंगे कि किस तरीके से उन लोग सम्मेलन बुलाते हैं, उनकी बैठकों के बारे में थोड़ा बहुत हम लोगों ने देख लिया है और थोड़ा बहुत और देखेंगे ताकि हमारा इस सेक्शन से भी क्वेश्चन ना छूटे। उसके बाद पंचायतों की समितियों के बारे में देखेंगे और लास्ट में देखेंगे हम लोग पंचायती राज जो अधिकारी है उन पर कैसे नियंत्रण रखा जाता है। नियंत्रण के बाद देखेंगे कि उनको पद से हटाने की क्या प्रक्रिया है अगर वे संविधान में दिए गए प्रावधानों के अनुरूप प्रशासन या शासन नहीं करते हैं तो। ठीक है, चलिए क्या देखने वाले थे अब, अनुच्छेद 243 जे। ठीक है, अनुच्छेद 243 जे, इसमें क्या है आपका, इसमें प्रावधान किया गया है आपका पंचायतों की लेखाओं, पंचायत की लेखाओं का समपरीक्षा। ठीक, पंचायत की लेखाओं का समपरीक्षा मतलब जो पंचायत के अकाउंट है उसको क्या करना है, ऑडिट करना है। ठीक है, पंचायत के अकाउंट का, अच्छा पंचायतों की जगह पंचायतों की लेखाओं का समपरीक्षा, ये किसमें बताया गया है आपका अनुच्छेद 243 जे में। वहीं अगर सेम ही बात देखें तो इसी में दिया गया है आपका जो अनुच्छेद जो 74वां संविधान संशोधन है उसके तहत अनुच्छेद 243 जेड में। ठीक है, अनुच्छेद 243 जे और अनुच्छेद 243 जेड, इसमें नगरीय निकाय के लिए, इसमें किसके लिए बताया गया है, इसमें पंचायतों के लिए, इसमें नगरीय निकायों के लिए पंचायतों की लेखाओं का समपरीक्षा। ठीक है, तो वही चीजें हैं, दोनों में अंतर नहीं है। ठीक है,
वहीं अगर देखें तो जो छत्तीसगढ़ पंचायती राज अधिनियम है, कौन सा? छत्तीसगढ़ पंचायती राज अधिनियम, छत्तीसगढ़ पंचायती राज अधिनियम, ठीक है। छत्तीसगढ़ पंचायती राज अधिनियम कौन सा? 1993। इसमें मैंने बताया था किसके बारे में? अध्याय 14, ठीक है। अध्याय 14 में क्या बताया था? अध्याय 14 में है आपका समपरीक्षा। क्या है आपका? अध्याय 14 में है आपका समपरीक्षा, ठीक। इसके बारे में हम लोगों ने मतलब जब धारा को याद करा रहा था, अध्याय को याद करा रहा था, तब मैंने बताया था कि छत्तीसगढ़ पंचायती राज अधिनियम में टोटल कितने धाराएं हैं, तो सॉरी अध्याय हैं, तो इसमें 15 अध्याय हैं, 132 धाराएं हैं और 4 अनुसूची हैं, ऐसा करके मैं बताया था। तो इसमें जो अध्याय 14 है उसमें क्या है आपका? समपरीक्षा के बारे में बताया गया है। और इसके लिए मैंने एक धारा बताया था, वो धारा क्या है आपका? धारा 129, ठीक है। 129, ठीक है, धारा 129। इसमें क्या है? पंचायत मतलब पंचायत की लेखाओं की समपरीक्षा के बारे में बताया गया है। क्या बताया गया है इसमें? पंचायतों की लेखाओं, पंचायतों की लेखाओं का समपरीक्षा, ठीक है। पंचायत की लेखाओं का समपरीक्षा, ये बताया गया है आपका अध्याय 14 समपरीक्षा, धारा 129 पंचायतों की लेखाओं का समपरीक्षा। इसके लिए क्या किया गया है? इसमें इसके लिए एक प्रावधान किया गया है, याद रखना कि राज्य सरकार द्वारा, किसके द्वारा? राज्य सरकार द्वारा पंचायत की लेखाओं के, या ऐसा बोलो कि राज्य सरकार के नियंत्रणाधीन, मतलब राज्य सरकार के द्वारा ही बोलो, राज्य सरकार के द्वारा राज्य सरकार के द्वारा, ठीक है। किसके द्वारा? राज्य सरकार के द्वारा पंचायतों की लेखाओं की जांच के लिए, ठीक है, लेखाओं की जांच के लिए, ठीक है। राज्य सरकार द्वारा पंचायत की लेखाओं की जांच के लिए एक स्वतंत्र समपरीक्षा संगठन होगा, ठीक है। क्या होगा? राज्यों मतलब जो पंचायतों की लेखाओं की समपरीक्षा के लिए राज्य सरकार के नियंत्रणाधीन एक स्वतंत्र समपरीक्षा संगठन होगा, ठीक है। ये क्वेश्चन आया हुआ है, मतलब इसी स्टेटमेंट में दे दिया था और पूछा गया था किसके द्वारा, तो याद रखना राज्य सरकार के। तो राज्य सरकार के नियंत्रणाधीन पंचायतों की लेखाओं की जांच के लिए या संपरीक्षा के लिए एक स्वतंत्र संपरीक्षा संगठन होगा, ठीक है। ये किसमें प्रावधान किया गया है? आपका धारा 129 में, ठीक है। और इनकी नियुक्ति किसके द्वारा की जाएगी? मतलब संपरीक्षा संगठन के जो मतलब संपरीक्षक हैं उनके सदस्य हैं, इसकी नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? तो मैं सीधा लिख देता हूं, नियुक्ति ये की जाती है आपका राज्य सरकार के द्वारा, राज्य सरकार, ठीक है। किसके द्वारा की जाती है? तो राज्य सरकार के द्वारा की जाती है, ठीक है। तो ये है आपका अनुच्छेद 243 जे। और इसमें कुछ हाँ चलो थोड़ा सा और देख लेते हैं हम लोग अनुच्छेद 243 जे और 243 जेड के बारे में, पंचायतों की संपरीक्षा के बारे में, ठीक है। अब इनकी क्या कर दिया गया? राज्य सरकार के द्वारा एक स्वतंत्र संगठन के रूप में स्थापना कर दी गई, इनके सदस्यों और जो अध्यक्ष है उसकी नियुक्ति कर दी गई, ठीक है। तो अब उसका काम क्या होगा? काम क्या होगा मतलब अब संपरीक्षा करना है तो कैसी कैसी तरीके से, मतलब किस किस प्रकार से संपरीक्षा करते हैं इसके बारे में देखते हैं, ठीक। चलो ये मिटाता हूँ थोड़ा सा नीचे में क्योंकि नहीं आएगा, ठीक है। देखो ये 3 प्रकार की जो है ना संपरीक्षा करता है। कितने प्रकार के? 3 प्रकार के। एक याद रखना, वार्षिक संपरीक्षा। वार्षिक संपरीक्षा इसी को बोलते हैं सामान्य या वार्षिक संपरीक्षा, सामान्य या वार्षिक संपरीक्षा। एक होता है आपका विशेष संपरीक्षा, विशेष संपरीक्षा। एक होता है आपका सामाजिक संपरीक्षा, सामाजिक संपरीक्षा। ये क्या है? आपके 3 प्रकार की संपरीक्षाएं, मतलब ऐसी नॉर्मल है, क्वेश्चन पूछ भी सकता है, अगर डायरेक्ट पूछ दे कि सामान्य संपरीक्षा से क्या है तो थोड़ा सा याद रखना, ठीक है। इसका प्रावधान क्या है? आपका पंचायती राज अधिनियम 1993 में किया गया है। तो जो सामान्य संपरीक्षा है ना, इसके बारे में
याद रखना कि जो सामान्य संपरीक्षा है, पहला याद रखना ये वर्ष में, मतलब एक वर्ष में, वार्षिक है तो क्या होगा, एक वर्ष में क्या होगा, एक बार होती है। ठीक, एक वर्ष में कितने बार होती है, तो एक वर्ष में एक बार होती है। ठीक, दूसरा याद रखना, अब एक वर्ष में एक बार होती है तो क्या करेंगे कि ये जो सामान्यतः है ना दिसंबर माह में होता है, दिसंबर माह में होता है। और तीसरा पॉइंट याद रखना, अब 1 जनवरी से, कहाँ से, 1 जनवरी से जो 31 दिसंबर तक की क्या होती है, संपरीक्षा तक संपरीक्षा जांच की जाती है। ठीक, इंपॉर्टेंट है। वार्षिक इसी को बोलते हैं सामान्य, मतलब अब जनरली जो चीज़ें होते ही हैं उसको क्या बोलते हैं, सामान्य। तो सामान्य या वार्षिक संपरीक्षा वर्ष में एक बार होती है, दिसंबर माह में होती है, और 1 जनवरी से 31 दिसंबर तक की संपरीक्षा जांच होती है। ठीक, विशेष संपरीक्षा क्या होगा, तो अब विशेष है तो किसी को पता तो नहीं होगा, तो क्या होगा, ये आकस्मिक तौर पर, आकस्मिक तौर पर जो संपरीक्षक है या विहित प्राधिकारी, बोलो, आकस्मिक तौर पर विहित प्राधिकारी द्वारा की जाने वाली संपरीक्षा जांच। ठीक है, ये क्या है, आकस्मिक तौर पर जो विहित प्राधिकारी है। ठीक है, विहित प्राधिकारी ये सब का परिभाषा हम लोगों ने पढ़ ली है। ठीक है, आकस्मिक तौर पर विहित प्राधिकारी द्वारा की जाने वाली संपरीक्षा जांच क्या कहलाती है, आपकी विशेष संपरीक्षा। मतलब सडनली आ जाएंगे, किसी को पता ही नहीं चलेगा, ऑडिट करेंगे। ऑडिट किसका करेंगे, तो पंचायत की जो अकाउंट्स है, पंचायत के अकाउंट है उसका क्या करेंगे, ऑडिट करेंगे। ठीक है, तो ये क्या होगा आपका विशेष संपरीक्षा जाँच। और उसके बाद है सामाजिक संपरीक्षा जाँच। इसकी जो शुरुआत है ना, इसकी शुरुआत, ठीक, इसकी शुरुआत है ये ना 2010, इसकी शुरुआत ना 2010 से हुई है। ठीक, इंपॉर्टेंट है, याद रखना, पूछ सकता है कि सामाजिक संपरीक्षा जांच की शुरुआत कब से हुई है, तो सामाजिक संपरीक्षा जांच की शुरुआत 2010 से हुई है। इसमें क्या किया जाता है, जो सामाजिक मूल्य है उसकी ऑडिट किया जाता है, उसका संपरीक्षा किया जाता है। तो समाज की, किसका, सामाजिक मूल्यों का क्या किया जाता है, ऑडिट किया जाता है, जांच किया जाता है। ठीक है, सामाजिक मूल्यों का कहने का मतलब जैसे कोई भी सामाजिक विकास से संबंधित कुछ योजनाएं बनाई गई है, ठीक है, तो वो कितना इफेक्टिव हुआ है, किस तरीके से वो चल रहा है, ठीक है, उसकी ऑडिट कौन करता है, तो इसी संपरीक्षक के द्वारा किया जाता है। और इसकी शुरुआत सन 2010 से हुआ है। तो ये हो गया आपका अनुच्छेद 243 जे। ठीक, तो आज हम लोगों ने राज्य वित्त आयोग और संपरीक्षा के बारे में पढ़ा। बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है ना, आजकल एकदम डिटेल में पूछ रहे हैं, तो ये सारी चीजें आपको याद होनी ही चाहिए। ठीक है, तो मेरे ख्याल से अच्छे से नोट्स बना लीजिएगा, एक बार देखिएगा तो पूरा याद आ जाएगा। ठीक है, तो अब क्या बच गया हम लोग का, अब ज़्यादा क्लास नहीं बचा है, एक बच गया हम लोग का राज्य निर्वाचन आयोग के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, उसमें निर्वाचन की प्रक्रिया देखेंगे। ठीक, कैसे क्या बोलते हैं आपका जो चुनाव चिन्ह है वे एक उम्मीदवारों को आवंटित की जाती है, इसके बारे में देखेंगे। ठीक, तो जो राज्य निर्वाचन आयोग है ना, ये थोड़ा लंबा होने वाला है, इसमें कम से कम 2-3 या 4-5 भी क्लास लग सकती है। फिर उसके बाद हम लोग देखेंगे जो पंचायती राज संस्थाएं हैं उनकी जो समितियों के बारे में देखेंगे, समितियों के बारे में। फिर उसके बाद जो कार्य प्रणाली है वे कैसे काम करते हैं, ठीक, और उनको अगर आचरण सही से नहीं करते हैं तो उस पर कैसे नियंत्रण रखा जाता है, इसके बारे में देखेंगे। और अगर इसके बाद भी उनका आचरण सही नहीं रहता है, संविधान के अनुकूल व्यवहार नहीं करते हैं, तो उनको कैसे पद से हटाया जाएगा, इसके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। और इस प्रकार हम लोग का पंचायती राज संस्थाएं पूरी तरीके से कंप्लीट हो जाएगी। फिर उसके बाद हम लोग समय के अनुसार नगरीय निकाय को पढ़ना स्टार्ट करेंगे। तो मुश्किल से 10 या 12 क्लास में आपका क्या हो जाएगा, ये पंचायती राज आपका पूरा कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए जय हिंद।